हेलीकॉप्टर की बात सुनकर इमरान ने यह फैसला किया था, क्योंकि अब अगर ये हेलीकॉप्टर उनके कब्जे में आ जाए तो वो आसानी से नेपाल की सरहद क्रॉस कर सकते थे। और उसके साथ ही अचानक वो आदमी तेजी से दीवार के उस हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया जहाँ खला बराबर हुआ था। उसने वहां दीवार की जड़ में ठोकर मारी तो खटाक की आवाज के साथ ही खला पैदा हुआ और वो आदमी भी बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही खटाक की आवाज के साथ ही दीवार दोबारा बराबर हो गई तो इमरान एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और फिर वो उस दीवार की तरफ बढ़ गया। वहां जड़ में एक ईंट उभरी हुई थी। इमरान ने उस पर पैर मारा तो खला पैदा हुआ और इमरान उस खला से दूसरी तरफ गया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक राहदारी थी जिसके आखिर में सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। सीढ़ियों के इख्तिताम पर कोई दरवाजा न था बल्कि सपाट दीवार थी। और फिर इमरान अभी सीढ़ियों तक ही पहुंचा था कि खटाक की आवाज के साथ ही दीवार में खला पैदा हो गया। तो इमरान बिजली की सी तेजी से सीढ़ियों की ओट में हो गया। उसी लम्हे खटाक की आवाज सुनाई दी और फिर किसी आदमी के तेजी से सीढ़ियां उतरने की आवाज सुनाई दी। इमरान समझ गया कि ये वही दिलीप सिंह है जो न जाने बाहर क्या चेक करने गया था। और फिर जैसे ही वो सीढ़ियां उतरकर आगे बढ़ने लगा, इमरान ने उस पर छलांग लगा दी और दूसरे लम्हे दिलीप सिंह चीखता हुआ फिजा में उछला और घूमकर एक धमाके से फर्श पर जा गिरा। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और उसने जमीन पर पड़े तड़पते हुए दिलीप सिंह के सर पर एक हाथ रखा और दूसरा हाथ उसने उसके कंधे पर रखकर मखसूस अंदाज में झटका दिया तो उस आदमी का इंतहाई तेजी से मसक होता हुआ चेहरा दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो गया। चंद लम्हों बाद इमरान ने दोनों हाथ उसके मुंह और नाक पर रखकर दबा दिए और फिर जैसे ही उस आदमी के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हुए तो इमरान ने हाथ हटाए और सीधा खड़ा हो गया। उसके साथ ही उसने पैर उठाकर उसकी गर्दन पर रख दिया। फिर जैसे ही उस आदमी ने होश में आकर अपने जिस्म को लाशऊरी तौर पर हरकत देने की कोशिश की तो इमरान ने पैर को उसके सर की तरफ मोड़ दिया और उस आदमी का सिमटता हुआ जिस्म यकलक एक झटके से सीधा हो गया और उसका चेहरा एक बार फिर तेजी से मसक होता चला गया। उस आदमी के मुंह से खरखराहट की आवाजें निकलने लगी। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने पैर को वापस मोड़ते हुए कहा। दिलीप सिंह। मेरा नाम दिलीप सिंह है। हटाओ ये खौफनाक अजाब हटाओ। दिलीप सिंह ने खरखराते हुए लहजे में कहा। तुम यहाँ इस कोठी में कैसे पहुंचे और किस तरह तुमने हमें बेहोश किया और फिर इस तहखाने में ले आए? पूरी तफसील बताओ वरना। इमरान ने गुर्राते हुए कहा और उसके साथ ही उसने पैर को आगे की तरफ मोड़कर फिर पीछे की तरफ कर दिया। ओ तुम इमरान हो। अगर तुम इमरान हो तो पैर हटा लो, मैं तुम्हें सब कुछ वैसे ही बता दूंगा। दिलीप सिंह ने रुक रुक कर कहा तो इमरान ने पैर हटा लिया। अगर तुमने कोई शरारत करने की कोशिश की तो दूसरा सांस ना ले सकोगे, लेकिन अगर तुमने सब कुछ सच सच बता दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मैं सब कुछ बता देता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। दिलीप सिंह ने दोनों हाथों से अपनी गर्दन मसलते हुए कहा। उसके साथ ही उठकर बैठ गया था। जल्दी बताओ और ये सुन लो कि अगर तुम इस इंतजार में हो कि तुम्हारे वो दो साथी वापस आकर तुम्हारी कोई मदद करेंगे तो ये ख्याल जहन से निकाल दो। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ओ तो उस वक्त तुम होश में थे जब साजन और मास्टर गए थे। बहरहाल मैं बता देता हूँ, हमारा ताल्लुक पावर एजेंसी से है। मादाम रेखा ने हमें ट्रांसमीटर पर कॉल करके यहाँ आने के लिए कहा था और उन्होंने हमें बताया कि आप लोग अचानक इस इलाके में कहीं गायब हो गए हैं और हमने तुम्हें तलाश करना है। और साथ ही ये भी बता दिया कि शागिल और उसके साथी भी तुम्हें तलाश कर रहे हैं। इस कॉल पर मैं साजन और मास्टर के हमरा हेलीकॉप्टर पर यहाँ पहुँच गया और हेलीकॉप्टर हमने यहाँ से काफी दूर पहाड़ियों के करीब एक इहाते में उतार दिया और फिर वहाँ से पैदल चलते हुए हम इस इलाके में पहुँच गए। ये कोठी मेरे एक दोस्त की थी जो दारुल हुकूमत में रहता है और छुट्टियां गुजारने और अय्याशी करने की गर्ज से उसने ये कोठी यहाँ बनवाई हुई है। मैं कई बार उसके साथ यहाँ आ चुका हूँ, इसलिए मुझे इस कोठी के तहखानों के इस सिस्टम का पूरी तरह इल्म है। मुझे इस कोठी से बाहर जाने और अंदर आने के एक खुफिया रास्ते का भी इल्म है। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें दूर से ही शागिल के दो आदमी यहाँ पहरा देते नजर आए तो हम समझ गए कि यहाँ कोई खास बात हो चुकी है। चुनांचे हम तीनों इस खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो गए। ये रास्ता इन सीढ़ियों के बाद दीवार की दूसरी तरफ उस बड़े कमरे में पहुंच जाता है। हम चेकिंग के लिए वहां पहुंचे तो वहां तुम लोग बेहोश पड़े हुए थे। मैंने फौरी तौर पर साजन और मास्टर की मदद से तुम सबको बेहोशी के आलम में उठाकर नीचे तहखाने में पहुंचा दिया और फिर हमने फैसला किया कि यहाँ मौजूद सब अफराद को बेहोश कर दिया जाए। हम उन्हें हलाक नहीं करना चाहते थे क्योंकि बहरहाल वो सीक्रेट सर्विस के आदमी थे। मैंने सोचा कि शागिल या उसका खास आदमी अमर सिंह लाजमन तुम लोगों की चेकिंग के लिए यहाँ आएगा तो मैं यहाँ छुप कर पहले से मौजूद रहूं
और उन्हें बेहोश करके फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंचा तो वहाँ शागिल और अमर सिंह को दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए देखा तो मैंने उन पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी और वो दोनों बेहोश हो गए। मैं बाहर गया तो वो दो आदमी जो बाहर मौजूद थे वो भी सहन में बेहोश पड़े हुए थे। साजन ने उन्हें बेहोश कर दिया था। मैंने साजन और मास्टर को बैरूनी चेकिंग के लिए भेज दिया और खुद वापस उस तहखाने में आ गया। लेकिन उसके साथ ही मुझे ख्याल आ गया कि अमर सिंह होश में आते ही इस तहखाने को तलाश कर लेगा, इसलिए या तो उन्हें हलाक कर दिया जाए या फिर किसी तरह उनके यहाँ से चले जाने का प्लान बनाया जाए। चुनांचे मैंने ट्रांसमीटर पर मादाम रेखा को कॉल करके उन्हें सारी तफसील बताई और उन्हें कहा कि वो शागिल को कह दे कि उनके आदमी आप लोगों को लेकर दारुल हुकूमत पहुंच रहे हैं। इस तरह वो यकीनन नाकाम होकर वापस चले जाएंगे और हम सब आपको उठाकर ले जाएंगे। और ऐसे ही हुआ और शागिल अपने साथियों समेत वापस चला गया। दिलीप सिंह ने तफसील से बात करते हुए कहा, उसी लम्हे उकब में खटक की आवाज सुनाई दी तो इमरान तेजी से घुमा ही था कि यकलक बिजली किसी तेजी से एक साइड पर हट गया और दिलीप सिंह, जिसने अचानक उछलकर इमरान पर हमला कर दिया था, चीखता हुआ मुंह के बल सीधा फर्श पर जा गिरा। उसी लम्हे साजन और मास्टर खला से नमूदार हुए ही थे कि इमरान बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे उठने की कोशिश करता हुआ दिलीप सिंह उसके दोनों हाथों पर उड़ता हुआ फिजा में किसी परिंदे की तरह सीधा उन दोनों से जा टकराया और वो तीनों एक दूसरे से टकराकर चीखते हुए सीढ़ियों पर गिरे और फिर लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे थे। नीचे गिरते ही दिलीप सिंह और एक आदमी ने उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से घुमा और उसके साथ ही दिलीप सिंह के हलक से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। उसके साथ ही इमरान की लात घूमी और दूसरा आदमी लात की जरब खाकर चीखता हुआ दोबारा नीचे गिरा, जबकि दिलीप सिंह अब करीब ही मुंह नीचे किए पड़ा हुआ था। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और एक बार फिर उसका बाजू घूमा और लात की जरब खाकर गिरने वाला आदमी इमरान की खड़ी हथेली की जरब खाकर चीखता हुआ नीचे गिरा और फिर उठ न सका, जबकि सीढ़ियों पर गिरकर दोबारा न उठने वाला आदमी पहले ही गिरने की वजह से गर्दन तोड़वा चुका था, इसलिए वो वैसे ही बेहिस वो हरकत पड़ा हुआ था। इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। तीनों आदमी तरबियत याफ्ता थे और इमरान के लिए उन तीनों से बैक वक्त निपटना मसला बन गया था। दरअसल उसे यह अंदाजा नहीं था कि साजन और मास्टर इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे, वरना वो पहले ही उसका बंदोबस्त कर लेता। उसने पहले उन तीनों की मौत की तस्दीक की और फिर वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। दीवार की जड़ में पैर मारकर उसने दीवार को दरमियान से हटाया। दूसरी तरफ एक छोटा सा कमरा था जहाँ वो पहले मौजूद थे और उन्हें अचानक बेहोश कर दिया गया था। उन्हें चूंकि ये कोठी खाली मिली थी इसलिए वो उसके अंदर पहुंच गए थे। इसलिए इमरान के तस्वुर में भी न था कि इस नवाही इलाके में बने हुए इस कोठी नुमा मकान में तहखाने भी मौजूद होंगे और दीवारों के फटने का इस कदर जदीद सिस्टम भी हो सकता है, वरना वो पहले ही इस सारे सिस्टम को चेक कर चुका होता और ऐसी सूरत में वो आसानी से मार न खा सकता था। उस कमरे से निकलकर वो एक राहदारी से होता हुआ बैरूनी बरामदे में पहुंचा तो सामने सहन के एक तरफ एक बड़ा हेलीकॉप्टर खड़ा दिखाई दे रहा था। हेलीकॉप्टर पर पावर एजेंसी के अल्फाज लिखे हुए नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। इमरान ने आगे बढ़कर हेलीकॉप्टर का अंदरूनी जायजा लिया और फिर वापस उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता उसी रास्ते से जिससे वो बाहर आया था उस तहखाने में पहुंच गया जहां उसके साथी मौजूद थे, लेकिन उन सबके जिस्मों में होश में आने के तासुरात अब नुमाया हो रहे थे। इमरान समझ गया कि काफी वक्त गुजर जाने की वजह से वो होश में आ रहे हैं। चुनांचे उसने आगे बढ़कर बारी बारी उनके नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद करके उन्हें फौरी होश में ले आने की कार्रवाई शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद एक एक करके वो सब होश में आ गए और जाहिर है होश में आने के बाद उन सब ने इंतहा हैरत का इजहार किया तो इमरान ने उन्हें अब तक होने वाली तमाम कार्रवाई की तफसील बता दी तो हैरत की शिद्दत से उन सब के मुंह खुले के खुले रह गए। ओ ये तो वाकई अल्लाह ताला की रहमत हो जाती है कि ये लोग क्रेडिट के चक्कर में पड़ जाते हैं, वरना न जाने हमारे साथ क्या हो जाता। सफदर ने कहा, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है सफदर। आवा पावर एजेंसी का हेलीकॉप्टर हमारे हाथ लग गया है, इसलिए अब ये हमें नेपाल की सरहद तक पहुंचा देगा। इमरान ने कहा तो सबने अजबात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो सब हेलीकॉप्टर में सवार होकर फिजा में बुलंद हो चुके थे और हेलीकॉप्टर पूरी रफ्तार से उड़ता हुआ नेपाल की सरहद की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। इमरान और उसके साथी इस बार मुतमईन अंदाज में बैठे हुए थे क्योंकि शागिल और उसके आदमी जाहिर है यहाँ से वापस जा चुके थे, क्योंकि शागिल को बता दिया गया था कि इमरान और उसके साथी दारुल हुकूमत पहुंच चुके हैं, जबकि रेखा और काशी इसलिए मुतमईन होंगी कि दिलीप सिंह इमरान और उसके साथियों को लेकर दारुल हुकूमत पहुंचने ही वाला होगा। और इस तरह मैदान मुकम्मल तौर पर साफ था और वो आसानी से इस हेलीकॉप्टर के जरिए नेपाल की सरहद तक पहुंच सकते थे।
जहां से उनके लिए सरहद पार कर लेना इस कदर मुश्किल साबित ना हो सकती थी जितनी उन्हें वहां पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही थी। इमरान साहब, क्या आपने पहले कभी इस तरफ से सरहद क्रॉस की है? अचानक सफदर ने पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इस सरहद पर स्मगलिंग का धंधा करता रहता हूँ? इमरान ने जवाब दिया तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। मेरा मतलब था कि आपको किस तरह मालूम होगा कि सरहद आ गई है? अब वहाँ बाकायदा बोर्ड तो नहीं लगे हुए होंगे। सफदर ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा। फिक्र मत करो, सरहदी मुहाफिज हमें खुद ही कॉल कर लेंगे, इमरान ने कहा तो सफदर ने इस अंदाज में होंठ बीच लिए जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उसने इंतहाई बचकाना बात की है। अभी उनका सफर जारी था कि अचानक ट्रांसमीटर से टू टू की मखसूस आवाजें सुनाई देने लगी। लो भाई, आ गई सरहदी मुहाफिजों की कॉल, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, रेखा कॉलिंग, ओवर। दूसरी तरफ से रेखा की आवाज सुनाई दी तो इमरान समेत सब बेख्तियार चौंक पड़े। दिलीप सिंह बोल रहा हूँ मादाम, ओवर। इमरान ने दिलीप सिंह की आवाज और लहजे में बात करते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? अब तक तुम दारुल हुकूमत नहीं पहुंचे, ओवर। रेखा की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। हेलीकॉप्टर खराब हो गया है मादाम, मैं, शाहजान और मास्टर तीनों इसे ठीक करने में मसरूफ हैं। आप बेफिक्र रहे, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ओवर, इमरान ने जवाब दिया। उसने जानबूझकर दिलीप सिंह के दूसरे साथियों के नाम ले दिए थे ताकि रेखा पूरी तरह मुतमईन हो जाए। क्या खराबी हो गई है इसमें, ओवर? रेखा के लहजे में हैरत थी। इसका कनेक्टिंग रॉड खराब हो गया है, ओवर। इमरान ने जानबूझकर एक फर्जी पुर्जे का नाम उसे बता दिया। क्या तुम इसे ठीक कर लोगे या मैं दूसरा हेलीकॉप्टर भेजूं? क्योंकि तुम्हारी वजह से शागिल को मुझे बताना पड़ा है और शागिल दारुल हुकूमत पहुंच भी चुका है और किसी भी लम्हे वो सदर साहब को शिकायत कर सकता है और मुझे बहरहाल उसके सदर साहब तक पहुंचने से पहले इमरान और उसके साथियों की लाशें उनके सामने ले जानी होंगी, ओवर। रेखा ने तेज तेज लहजे में कहा। बस जैसे ही ये रॉड ठीक हुआ हम चंद मिनट में पहुंच जाएंगे। वैसे मैंने इमरान और उसके साथियों को हलाक कर दिया है, अब उनकी लाशें हेलीकॉप्टर में पड़ी हुई हैं, ओवर, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओ, अच्छा किया, ठीक है, जल्दी पहुंचो, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कुछ देर तक खामोश रहने के बाद कहा गया और उसके साथ ही चूंकि राब्ता खत्म हो गया था इसलिए इमरान ने भी ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। हेलीकॉप्टर बदस्तूर पूरी रफ्तार से उड़ा चला जा रहा था लेकिन अभी वो थोड़ा ही आगे गए होंगे कि ट्रांसमीटर एक बार फिर जाग उठा और इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हेडक्वार्टर, कौन चला रहा है हेलीकॉप्टर, कहाँ जाना है, ओवर, एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। दिलीप सिंह बोल रहा हूँ, डिप्टी चीफ ऑफ पावर एजेंसी, इंतहाई अहम मिशन है, मुदाखलत बंद करो, स्पेशल मिशन, ओवर। इमरान ने एक बार फिर दिलीप सिंह की आवाज में लेकिन बुलंद लहजे में बात करते हुए कहा। हेलीकॉप्टर नीचे उतारो वरना हिट कर दिया जाएगा, हम कानून के मुताबिक हेलीकॉप्टर को चेक करेंगे, ओवर। दूसरी तरफ से तेज लहजे में कहा गया। तुम कौन बोल रहे हो, नॉनसेंस, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि पावर एजेंसी क्या है और उसके क्या इख्तियारात हैं, नॉनसेंस, ओवर। इमरान ने दिलीप सिंह की आवाज और लहजे में चीखते हुए जवाब दिया। यस, कमांडर दिलजीत बोल रहा हूँ, मुझे पावर एजेंसी के बारे में भी इल्म है और उसके इख्तियारात के बारे में भी, लेकिन 2 रोज पहले खुसूसी अहकाम दिए गए हैं कि बगैर चेकिंग के किसी हेलीकॉप्टर को भी क्रॉस न होने दिया जाए। सिर्फ चंद मिनट लगेंगे लेकिन हुक्म अदौली की सूरत में हम आपके हेलीकॉप्टर को फिजा में हिट कर देने पर मजबूर होंगे, ओवर। दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया। ओके, ठीक है, हमारी रहनुमाई करो कि हमने कहाँ उतरना है, ओवर, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से तफसील बता दी गई। ठीक है, लेकिन हमें जल्द फारिग किया जाना जरूरी है, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इस तरह तो हम फंस जाएंगे, जूलिया ने कहा। इस कमांडर के ताल्लुकात बहरहाल नापाल के सरहदी कमांडर से होंगे, इसलिए इस कमांडर को कवर करके हम ज्यादा इत्मीनान से सरहद पार कर जाएंगे, वरना वाकई हेलीकॉप्टर को फिजा में ही तबाह किया जा सकता है, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन वहाँ मुसल्ला अफराद की खासी तादाद मौजूद होगी और हमारे पास तो असला भी नहीं है, जूलिया ने कहा। जब खासी तादाद खुद ही कह रही हो तो फिक्र किस बात की, असला उनसे मिल जाएगा, अलबत्ता सिर्फ इस कमांडर को जिंदा रखना है, बाकियों को नहीं, इमरान ने कहा तो सबने अजबात में सर हिला दिए। तकरीबन 10 मिनट की प्रवास के बाद इमरान ने हेलीकॉप्टर की न सिर्फ रफ्तार आहिस्ता कर दी बल्कि उसकी बुलंदी भी कम करना शुरू कर दी और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें दरख्तों के 2 झुंडों के दरमियान एक बड़ा सा अहाता नजर आने लग गया जिसके चारों कोनों में बाकायदा सर्च टावर बने हुए थे जबकि एंटी एयरक्राफ्ट गनें भी नस्ब थी। चंद लम्हों बाद इमरान ने हेलीकॉप्टर अहाते के अंदर एक साइड पर उतार दिया। आओ अब इनसे 2-2 हाथ कर ले, इमरान ने कहा और हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आया। उसके नीचे उतरते ही उसके सारे साथी भी नीचे उतर आए। उसी लम्हे इमारत की तरफ से 2 आदमी तेज तेज कदम उठाते बाहर आए और उसी रफ्तार से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते चले गए।
जबकि बरामदे के सामने मशीन गनों से मुसल्लह 4 अफराद मौजूद थे और उन सबके जिस्मों पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मखसूस कमांडोज टाइप यूनिफॉर्म मौजूद थी। मेरा नाम कमांडर दिलजीत है, आगे आने वाले ने करीब आकर तेज लहजे में कहा। मेरा नाम दिलीप सिंह है और ये मेरे साथी हैं। हमारा ताल्लुक पावर एजेंसी से है। आपने चेकिंग करनी है, वो जल्द अज जल्द कर ले। इमरान ने दिलीप सिंह के लहजे में बात करते हुए कहा। आप अंदर चले, आपके बारे में हेडक्वार्टर से तस्दीक कराई जाएगी, उसके बाद आपको वापसी की इजाजत मिल सकती है। कमांडर दिलजीत ने कहा। ओ अच्छा, चले। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर वो उस कमांडर दिलजीत के साथ चलते हुए अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ते चले गए। दिलजीत उन्हें कमरे में ले आया जहाँ कुर्सियां मौजूद थी। आप बैठे, मैं आपके हेडक्वार्टर से बात करता हूँ। इस दौरान आपका हेलीकॉप्टर भी चेक हो जाएगा, कमांडर दिलजीत ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। होशियार रहो, मुझे ये सब कार्रवाई मसनूई मालूम हो रही है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही वो उठने ही लगा था कि अचानक छत से चटक की आवाज सुनाई दी और इमरान और उसके साथियों ने छत की तरफ देखा। छत के तकरीबन दरमियान में एक नीले रंग का बल्ब जलता हुआ नजर आ रहा था। चंद लम्हों बाद चिट की आवाज के साथ बल्ब बुझ गया। उसके साथ ही इमरान उठकर खड़ा हो गया, लेकिन अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि अचानक दरवाजा एक धमाके से खुला और उसके साथ ही एक फौजी तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसने अंदर दाखिल होते ही बिजली की सी तेजी से हाथ में पकड़े हुए कैप्सूल को फर्श पर दे मारा। उसके अंदाज में बेहद फुर्ती थी और शायद उसने इसलिए यह ख्याल भी न किया था कि अंदर मौजूद अफराद की तादाद कितनी है और एक आदमी कम क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इमरान तो उसके उकब में दरवाजे की ओट में खड़ा था। कैप्सूल फेंकते ही वो आदमी तेजी से वापस मुड़ा ही था कि इमरान का बाजू हरकत में आया और वो आदमी चीखता हुआ उछलकर पहलू के बल नीचे गिरा और फिर एक झटके से साकित हो गया, जबकि इमरान ने पहले ही अपना सांस रोक रखा था और उसने ये तमाम कार्रवाई भी सांस रोके हुए की थी। वो आदमी जिसने कैप्सूल फेंका था उसने जाहिर है खुद भी सांस रोक रखा था, लेकिन इमरान ने उसे जिस अंदाज में उछालकर फेंका था वो बेख्तियार सांस लेने पर मजबूर हो गया था और गैस के असरात की वजह से बेहोश हो गया। इमरान तेजी से मुड़कर दरवाजे से बाहर आ गया। ये एक राहदारी थी जिसमें कमरों के दरवाजे थे और एक दरवाजे से कमांडर दिलजीत की आवाज सुनाई दे रही थी। वो शायद ट्रांसमीटर पर किसी से बात कर रहा था। इमरान तेजी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे दरअसल बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद की फिक्र थी, लेकिन वो पहले इस कमांडर दिलजीत को कवर कर लेना चाहता था। यस मादाम, वो लोग गैस से बेहोश कर दिए गए हैं, ओवर। कमांडर दिलजीत की आवाज सुनाई दी। तुम उन्हें गोलियों से उड़ा दो, ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, ओवर। रेखा की तेज आवाज सुनाई दी। सॉरी मादाम, मैं कानूनन ऐसा नहीं कर सकता। जब तक मुझे तहरीरी अहकामात नहीं दिए जाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। वैसे ये लोग 4 घंटों से पहले होश में नहीं आ सकते, ओवर। कमांडर दिलजीत की आवाज सुनाई दी। ओके, तुम उनका ख्याल रखना, मैं खुद पहुंच रही हूँ, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही आवाज आना बंद हो गई तो इमरान उछलकर कमरे में दाखिल हुआ तो उसी लम्हे कमांडर दिलजीत कुर्सी से उठ रहा था। सामने मेज पर ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था और ये कमरा किसी ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। तुम क्या मतलब? कमांडर दिलजीत ने एक झटके से सीधे होते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो फिजा में उछला और कलाबाजी खाकर चीखता हुआ मेज की साइड में फर्श पर एक धमाके से जा गिरा। इमरान ने उसे गर्दन से पकड़कर मखसूस अंदाज में उछाल दिया था। नीचे गिरते ही कमांडर दिलजीत ने उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो एक झटके से सीधा हो गया। उसका चेहरा इंतहाई तेजी से मसक होता चला जा रहा था। इमरान ने उसे मखसूस अंदाज में उछाला था, जिसकी वजह से उसकी गर्दन में बल आ गया था और उसका सांस रुक गया था। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और उसने झुककर एक हाथ उसके सर पर और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखा और फिर उसने उसके सर को मखसूस अंदाज में झटका देकर घुमाया तो कमांडर दिलजीत का मसक होता हुआ चेहरा तेजी से नॉर्मल होना शुरू हो गया। इमरान एक तवील सांस लेता हुआ सीधा हुआ ही था कि उसकी नजरें मेज पर पड़े हुए एक मशीन पिस्टल पर पड़ गई। उसने मशीन पिस्टल उठाया और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकलकर वो राहदारी से गुजरता हुआ बैरूनी बरामदे में आ गया। वहाँ 2 मुसल्लह अफराद खामोश खड़े थे। वो शायद दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मुड़े ही थे कि इमरान ने मशीन पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही वो दोनों चीखते हुए नीचे गिरे और फिर चंद लम्हों तक तड़पने के बाद साकित हो गए और इमरान तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ दोबारा उस कमरे में गया जहाँ कमांडर दिलजीत बेहोश पड़ा हुआ था। इमरान ने उस ऑफिस की तलाशी लेना शुरू कर दी और चंद लम्हों बाद वो एक अलमारी से वो बोतल बरामद कर लेने में कामयाब हो गया जो बेहोश कर देने वाली गैस का एंटी थी। इमरान को यकीन था कि अगर इन लोगों के पास बेहोश कर देने वाली कैप्सूल मौजूद हैं तो फिर लाजमान उसका एंटी भी मौजूद होगा। बोतल जेब में डालकर उसने कमांडर दिलजीत को उठाकर कंधे पर डाला और उसे उठाकर उस कमरे में पहुंच गया जहां उसके साथी अभी तक बेहोशी के आलम में मौजूद थे।
कमांडर दिलजीत को इमरान इसलिए साथ ले आया था कि वो गैस से बेहोश न था, इसलिए किसी भी वक्त वो होश में आ सकता था। इसलिए इमरान उसे उस वक्त तक नजरों में रखना चाहता था जब तक उसके साथी होश में नहीं आ जाते। कमांडर दिलजीत को नीचे फर्श पर डालकर उसने जेब से वो बोतल निकाली और उसका ढक्कन हटाकर उसने बारी बारी उसका दहाना अपने साथियों की नाक से लगाना शुरू कर दिया और फिर चंद लम्हों बाद वो सब एक एक करके होश में आते चले गए। अलबत्ता इमरान ने उस फौजी को होश न दिलाया था जिसने अंदर आकर कैप्सूल फर्श पर मारा था। आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है? होश में आने के बाद जूलिया ने इंतहाई झुल्लाए हुए लहजे में कहा, इमरान साहब, इस बार वाकई हमारे सितारे किसी मखसूस गर्दाब में फंस गए हैं। अब भला इन सरहदी सिक्योरिटी फोर्स वालों को क्या फायदा था हमें इस तरह बेहोश करने का? सफदर ने कहा, मेरा ख्याल है कि इस कमांडर दिलजीत ने हमसे ट्रांसमीटर पर बात करने के बाद रेखा से बात की है और उसी के कहने पर हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही होगी। बहरहाल अब ये कमांडर बताएगा। तुम यहाँ से असला तलाश करो और फिर बाहर का ख्याल रखो। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर है। बाहर यकीनन उनके आदमी मौजूद होंगे जो आते जाते रहते होंगे। बहरहाल जो नजर आए उसे उड़ा दो। और हाँ, वो रेखा यहाँ पहुँच रही है, उसका ख्याल रखना। इमरान ने कहा, रेखा वो यहाँ पहुँच रही है, वो कैसे? जूलिया ने हैरान होकर कहा तो इमरान ने कमांडर दिलजीत की रेखा से होने वाली बातचीत दोहरा दी। इमरान साहब, आप शागिल को कॉल करके उसे बता दे ताकि वो भी रेखा के साथ साथ यहाँ पहुँच जाए। इस बार कैप्टन शकील ने कहा तो वो सब बेख्तियार हंस पड़े।